हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जिस क्लास को लेकर के चल रहे थे उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यह क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। मतलब 3 रॉन्ग हैं, मिसमैच हैं और एक सही है, वो आपको बताना है। लोथल गुजरात, धौलावीरा राजस्थान, कालीबंगा हरियाणा या चनहुदड़ो पंजाब। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे इसमें से जो सही सुमेलित है वो कौन सा है। ए, जो लोथल है दोस्तों, यह एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके बाद जो दोस्तों धौलावीरा है, धौलावीरा, तो धौलावीरा भी कहाँ पे है, ये गुजरात में है। धौलावीरा भी कहाँ पे है, गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कालीबंगा है, कालीबंगा, तो कालीबंगा दोस्तों कहाँ पे है, यह राजस्थान में है। राजस्थान में आप ध्यान रखेंगे। और जो चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो, यह सिंध प्रांत में है, सिंध। और सिंध बोले तो पाकिस्तान। क्लियर है। सिंध बोले तो पाकिस्तान। तो लोथल गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और चनहुदड़ो ये सिंध प्रांत में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर है। तो यह सही सुमेलित लोथल गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की बर्तन का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों बर्तन हमें किस टाइप के मिले हुए हैं वो आपको बताना है। क्या कच्ची मिट्टी की भूरे रंग का बर्तन हमें मिला हुआ है, अक्सर सामान्यतः जो बर्तन मिले हुए हैं। क्या प्रस्तर के डिजाइन युक्त बर्तन मिले हुए हैं, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, तो क्या पत्थर के बर्तन मिले हुए हैं। सामान्यतः लोहे के विभिन्न बर्तन मिले हुए हैं, या पक्की मिट्टी के लाल रंग से जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई है, ऐसी हमें बर्तन मिले हुए हैं। बर्तनों को दोस्तों जो हमारे टेक्निकल वर्ड हैं, जो हमारे जो हिस्ट्री की भाषा है, तो मिट्टी के बर्तन को मृदभांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृदभांड। तो वही आपसे पूछा हुआ है कि जो ये मृदभांड मिले हुए हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, वो कैसे मिले हुए हैं। तो ऑप्शन इसमें से क्या होगा, आप लोग इसका जवाब देने का प्रयास करें। और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, पक्की मिट्टी का लाल रंग से जो मिट्टी का बर्तन मिला हुआ है दोस्तों, सबसे पहले तो वो पक्की है, ये आपको ध्यान रखना है। पक्की मिट्टी का मिला हुआ है ना, मतलब उसको पका करके, जैसे कुम्हार पकाते हैं वैसे, तो पका करके मिला हुआ है। और वह काले रंग से चित्रकारी भी है उस पर, यह भी ध्यान रखना है। बर्तन लाल रंग का है लेकिन काले रंग से उस पर चित्रकारी भी की हुई है, ये इसकी सबसे विशेष बात है हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कच्ची मिट्टी की भूरे रंग का, ये तो नहीं है दोस्तों। प्रस्तर के भी नहीं थे। लोहे का खोज ही नहीं हुआ था, तो ये डी सही आंसर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा, जो धौलावीरा है, ये क्या विशेषता है इसकी दोस्तों। जो धौलावीरा है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये है कहाँ पे, तो ये गुजरात में है। और गुजरात में भी कहाँ है, तो गुजरात में जो कच्छ वाला क्षेत्र है ना, कच्छ, तो कच्छ वाले क्षेत्र में है। गुजरात का 2 पार्ट है, एक उत्तर का जो कच्छ वाला पार्ट है और दक्षिण का जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है। तो ये जो धौलावीरा है, ये स्पेशली कच्छ वाले एरिया में स्थित था। तो यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्या यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला हुआ है, क्या यहाँ पे जल संग्रहण प्रणाली थी, कि ये सैन्य किलेबंदी के लिए जाना जाता है, या यहाँ पे धार्मिक मंदिर मिला हुआ है। ये आपको बताना है कि धौलावीरा स्थल की विशेषता क्या थी, जो हमें अभी मिला हुआ है। यहाँ पे सबसे यूनिक बात क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो इसकी जो सबसे यूनिक बात है वो क्या है, ये जल संग्रहण प्रणाली के लिए जानी जाती है। धौलावीरा के बारे में दोस्तों 4-5 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला विशेषता इसका यही ध्यान रखेंगे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का जल संग्रहण प्रणाली के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पे जल के कई सारे हौज मिले हुए हैं ना, जहाँ पे जल का संग्रहण किया, वर्षा के पानी को संचयित किया जा सकता है। तो जल संग्रहण के लिए दोस्तों धौलावीरा जाना जाता है। लेकिन धौलावीरा कुछ और चीजों के लिए जाना जाता है, वो भी आप नोट कर लेंगे। जैसे एक दोस्तों ध्यान, एक तो ये हो गया जल संग्रहण। इसके बाद में बता रहा हूं, जैसे अगर आपसे पूछे कि 10 पत्थरों का शिलालेख कहाँ से मिला हुआ है, 10 पत्थरों का शिलालेख, तो 10 पत्थरों का शिलालेख कहाँ से मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे धौलावीरा से। हालांकि दोस्तों उस शिलालेख को अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि जो सबसे लेटेस्ट, जो पढ़ा लिखा, जो सबसे पुरानी
अभिलेख जिसको हमने पढ़ लिया है वह अशोक के अभिलेख हैं। यानी मौर्य काल के अभिलेखों को ही हम पढ़ पाते हैं, उसके पहले के जो हड़प्पा सभ्यता का ये अभिलेख है इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा और वह सबसे पुराना अभिलेख है जिसको पढ़ा गया है। तो 10 पत्थरों का शिलालेख कभी भी पूछेगा तो धौलावीरा बताना है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वह आता है, एक तो ये हो गया, एक होता है दोस्तों स्टेडियम यानी खेल का मैदान। तो स्टेडियम ही लिख लीजिए, स्टेडियम या विशाल खेल का मैदान याद रख सकते हैं या स्टेडियम याद रख सकते हैं। तो ये भी धौलावीरा से मिला हुआ है। और एक तीसरी बात दोस्तों, इसको यूनेस्को की साइट घोषित किया गया। यूनेस्को की साइट कब? 2021 में। तो यूनेस्को की साइट घोषित किया गया 2021 में। ये तीन चीज़ें तो इसकी विशेष बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता है इसकी वो क्या है? जल संग्रहण प्रणाली है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो विशाल स्नानागार है ना, विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों जो विशाल स्नानागार है। सैन्य किलेबंदी दोस्तों, सैन्य किलेबंदी कहीं पर हमें किलेबंदी मिलती है, लेकिन सैन्य किलेबंदी थी या किस चीज़ के लिए था, इस पर बड़ा ही विवाद है कि ये अपनी सुरक्षा के लिए लगाते थे। लगाते तो सुरक्षा के लिए ही थे, लेकिन सेना के लिए लगाते हो, उस वहाँ से वार करना हो, ऐसा कोई प्रमाण हमें मिला नहीं है। धार्मिक मंदिर, दो ध्यान रखना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से मूर्तियाँ बहुत सारी मिली हैं लेकिन मंदिर मिला ही नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं लेकिन मंदिर एक भी नहीं मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किसे अघन्या कहा गया है? अघन्या किसे कहते हैं दोस्तों? क्या पुत्री को कहते हैं, क्या व्यापारी को कहते हैं, क्या गाय को कहते थे, या आभूषण को? तो वैदिक काल की लिपि तो हम लोग पढ़ लिए हैं क्योंकि वेदों के आधार पर ही वैदिक काल है ना। तो जो वेद है उसको तो हम बहुत इजीली पढ़ लेते हैं, तो उसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलते हैं, तो वो आपको पूछता है एग्जाम में पहचान करने के लिए कि इस शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो जैसे आपसे पूछ लिया है कि अघन्या, ये शब्द भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अघन्या किसे बोला जाता है, क्या पुत्री को, क्या व्यापारी को, क्या गाय को, या आभूषण को? तो आप मुझे बताएं दोस्तों कि अघन्या किसे बोलते हैं। और दोस्तों अघन्या का अर्थ होता है जो जिसे मारा न जा सके, यानी जो मारे जाने के योग्य न हो। तो गाय जो थी दोस्तों ये सबसे ही पवित्र पशु मानी जाती थी और ये वैदिक सभ्यता वालों का एक पूंजी भी, एक धन भी माना जाता था। तो गाय को ही दोस्तों क्या बोलते थे? अघन्या बोलते थे। पुत्री को क्या बोलते थे? पुत्री को, तो पुत्री को दुहिता बोलते थे, पुत्री को दुहिता, ध्यान रखेंगे। व्यापारी को दोस्तों पड़ी बोलते थे, व्यापारी को क्या बोलते थे? पड़ी बोलते थे। आभूषण, आभूषण किसे बोलते? आभूषण को क्या बोलते थे दोस्तों? आभूषण को निष्क बोलते थे, निष्क। निष्क ध्यान रखना है, पहले आभूषण को बोलते थे और निष्क बाद में ये मुद्रा को बोला जाने लगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि निष्क का मतलब आभूषण भी होता है और निष्क का मतलब मुद्रा भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गलत, एक रॉन्ग मिसमैच है, वो आपको बताना है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। अच्छा, ऋग्वेद जो है दोस्तों, यहाँ पे ऋग्वेद की बात हुई है। जो ऋग्वेद है ना, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं, 10 मंडल है। और इसमें दोस्तों जो दूसरे से लेकर के 7वां मंडल है इसी को वंश मंडल कहते हैं। जो 2 से लेकर के 7 है इसी को वंश मंडल कहते हैं, यही सबसे मूल मंडल है। और बाकी मंडल नंबर 1 हो या मंडल नंबर 8, 9 और 10 हो, ये सब बाद में ऐड किए गए हैं और इन मंडलों की आपस में कुछ न कुछ विशेषता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जैसे गायत्री मंत्र किस मंडल में है? क्या तीसरे मंडल में है? कृषि का वर्णन क्या 5वें मंडल में है? दशराग युद्ध क्या 7वें मंडल में है? सोम देवता क्या 9वें मंडल में है? तो ये तो हमें जानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 3 सही सुमेलित हैं और 1 सही सुमेलित नहीं है, और उस सही सुमेलित जो नहीं है उसी को हमें पहचानना है। तो 3 तो इसमें से सही होंगे और 1 होगा गलत, और जो गलत होगा वही आपको क्या करना होगा? पहचानना होगा। तो आप मुझे बताएं इनमें से रॉन्ग यानी कि इसमें से मिसमैच कौन सा है? तो क्या गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में? तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कृषि का वर्णन 5वें मंडल में, ये नहीं है दोस्तों, यही मिसमैच है और यही हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। दशराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है, ये भी सही है। सोम देवता का जो उल्लेख है 9वें मंडल में है, ये भी सही है। जो कृषि का वर्णन है दोस्तों ये 5वें मंडल में नहीं है, ये 4थे मंडल में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो 4था मंडल है, 4थे मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है। और ध्यान रखेंगे आप कि अगर कभी भी आपसे पूछे कि कौन सा मंडल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मंडल, तो बड़ा मंडल आपको बताना है दोस्तों 10वां मंडल सबसे बड़ा है।
10वां मंडल क्या है? 10वां मंडल सबसे बड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10वां मंडल सबसे बड़ा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में निष्क, अच्छा यहाँ पे आ भी गया, मैंने अभी आपको निष्क के बारे में बताया भी था। निष्क का क्या अर्थ है? निष्क का अर्थ पूछा हुआ है। क्या निष्क धार्मिक नेता को बोला जाता था? क्या निष्क जनजातीय का मुखिया या राजा होता था? क्या निष्क का अर्थ व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करना होता था, या मुद्रा एवं आभूषण को निष्क बोलते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग समझ गए होंगे, और जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। और सही आंसर क्या है? मुद्रा एवं आभूषण को ही निष्क बोला जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में वत्स जो है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों हमें पता है कि कुल 16 महाजनपद होते हैं, और इन 16 महाजनपदों का आपसे राजधानी पूछा जाता है। और आपको तो 16 महाजनपद की राजधानी बिल्कुल याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक तरफ राजधानी, एक तरफ उनके राज्यों का नाम देकर के पूछता है कि कौन सा एक सही सुमेलित है या कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, या किसी एक महाजनपद का नाम लिख करके वो उसकी राजधानी पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानी क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे वत्स का पूछा हुआ है, तो वत्स की राजधानी क्या होगी? क्या राजगिरी होगी, कौशांबी होगी, वैशाली होगी, या चंपा होगी? दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आप निश्चित तौर पे बताएंगे कि वत्स की राजधानी सर कौशांबी होगी। तो वत्स की राजधानी तो कौशांबी होगी। क्लियर है? जो दोस्तों राजगिरी है, राजगिरी किसकी राजधानी थी? तो राजगिरी राजधानी थी दोस्तों, राजगिरी राजधानी थी मगध की। किसकी राजधानी? मगध की। जो मगध महाजनपद था, 16 महाजनपद में जो मगध था, यही सबसे ज्यादा स्ट्रांग साबित हुआ, क्योंकि ये जो मगध है यही बाकी के अन्य 15 महाजनपदों को पराजित करके आपस में विलय करके मगध साम्राज्य बहुत बड़ा बनाते हैं। जैसे आप अशोक का नाम सुने होंगे, आप चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, तो ये मगध के ही राजा थे, लेकिन ये पूरे भारत में राज किए। तो इसका मतलब यह है कि मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहां से इन्होंने शासन करके और पूरे भारत पर इन्होंने अखंड भारत का साम्राज्य स्थापित किया। ध्यान रखना है, मगध की राजधानी स्टार्टिंग में राजगिरी होती है या गिरिब्रज होती है, बाद में ये पाटलिपुत्र हो जाती है। जो कौशांबी है ये वत्स की राजधानी है। जो वैशाली है दोस्तों ये वज्जी की राजधानी है, वज्जी। तो वज्जी की राजधानी वैशाली। चंपा की राजधानी दोस्तों क्या होगा? अंग की राजधानी है चंपा, अंग की राजधानी चंपा। अच्छा, इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट बताता हूं। जैसे जो चंपा था वह आधुनिक बंगाल के क्षेत्र में, पूर्वी बिहार और बंगाल, तो इस क्षेत्र में ये स्थापित था। पूर्वी बिहार और बंगाल के क्षेत्र में ये स्थापित था जो चंपा था, है ना। और अगर कभी भी आपसे पूछे भारत का सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी महाजनपद अगर आपसे पूछे सबसे पूर्वी महाजनपद, तो दोस्तों सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा बताएंगे? अंग ही बताएंगे। क्लियर है? इतना ही नहीं, अगर कभी भी आपसे पूछे 16 महाजनपद में सबसे पहले पराजित होने वाला महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे पहले किसका अस्तित्व समाप्त हो गया? तो सबसे पहले किसका अस्तित्व समाप्त हुआ था दोस्तों? अंग का ही। सर वो कैसे? तो वो ऐसे कि जब मगध की गद्दी पर बिंबिसार बैठा हुआ था, हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, तो उसने सबसे पहले, अगर 16 महाजनपद में सबसे पहले किसी को पराजित किया तो किसको पराजित किया? अंग को पराजित किया। और अंग का अपने मगध साम्राज्य में विलय कर लिया, यानी कि मिला लिया। और मिलाने के बाद उसने क्या किया कि यह क्षेत्र अपने पुत्र अजातशत्रु को दे देता है। तो अजातशत्रु यहाँ का शासन भार संभाल रहा होता है, लेकिन बाद में वो अपने पिता की हत्या करके मगध की जो कार्य प्रणाली है, जो शासन भार है, वो खुद संभालने लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ है? जैन धर्म में दोस्तों संलेखना प्रथा है, दो प्रथा होते हैं, एक संलेखना है, एक संथारा प्रथा है, जो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें संलेखना पूछा हुआ है कि संलेखना का अर्थ क्या है जैन धर्म में। यह सैन्य प्रशिक्षण के नियम थे, यह कठोर उपासना से प्राण त्याग देना था, यह गृहस्थों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक नियम थे, यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक नियम था, है ना। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि इसमें संलेखना का सही अर्थ क्या है। और अगर आपने प्राचीन काल के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के दौरान जैन धर्म को पढ़ा होगा, थोड़ा अच्छे से गंभीरता से पढ़ा होगा, तो आप जरूर समझ पाएंगे कि संलेखना का अर्थ क्या होता है। संलेखना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कठोर उपासना से प्राण त्याग देना, यानी कि इतनी ज्यादा ये अपनी उपासना पद्धति को इतनी कठोरता से करते हैं कि अपना पूरा अन्न और जल सब त्याग देते हैं,
है ना, खाना पीना सब त्याग देंगे और त्याग करते करते ये एकदम अपने पूजा पाठ में इतना लीन हो जाते हैं दोस्तों कि इनका प्राण ही निकल जाता है, यानी अपने प्राण को ही त्याग देते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संलेखना प्रथा से किस भारतीय शासक ने अपने प्राण त्याग दिए थे? संलेखना प्रथा से किस भारतीय शासक ने, प्राचीन काल के किस भारतीय शासक ने अपने प्राण त्याग दिए थे? तो दोस्तों प्राचीन काल में एक बहुत महान शासक हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जरूर आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, चाणक्य का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, चाणक्य, कौटिल्य, है ना। तो जो कौटिल्य थे वो इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ही। और यही चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक दोस्तों संलेखना प्रथा से ही अपने प्राण को त्याग दिए थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जहां पे गोमतेश्वर की मूर्ति है जिसको चामुंड राय ने बनवाया था। क्लियर है, 8वीं सदी में। तो ये ध्यान रखना है, संलेखना प्रथा से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा को कैसे परिभाषित किया? यानी कि इसके पूछने का मतलब है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो क्या युद्ध, शांति और विजय की बात है त्रिरत्न में? क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण की बात है? क्या धन, शक्ति और प्रसिद्धि की बात है? क्या यज्ञ, तप और ध्यान की बात है? तो दोस्तों आपको आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। और जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और अगर आपसे कभी भी बौद्ध धर्म का त्रिरत्न पूछे तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होगा दोस्तों बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। और जैन धर्म का त्रिरत्न क्या होगा? सम्यक दृष्टि या दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहले बुद्ध का शिष्य था, बाद में उनका प्रतिस्पर्धी बन गया? तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि वह कौन सा व्यक्ति है जो पहले बुद्ध का एक शिष्य हुआ करता था, गौतम बुद्ध का वो शिष्य था और बाद में उनका प्रतिस्पर्धी, उनका कॉम्पिटिटर बन गया? तो क्या देवदत्त था, क्या आनंद, तपस्सु या चुंद? आपको बताना है कि इसमें से दोस्तों कौन हैं जो बुद्ध के प्रतिस्पर्धी थे, बाद में उनके शिष्य थे। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देवदत्त। देवदत्त दोस्तों ये इनके चचेरे भाई थे, ये भी ध्यान रखना है। देवदत्त कौन थे? बुद्ध के चचेरे भाई थे। पहले ये बुद्ध के शिष्य बनते हैं, है ना, और बाद में ये बुद्ध के कंपटीटर हो जाते हैं। और ये चाहते थे कि जो बौद्ध संघ है पूरा, उसके मठाधीश ये स्वयं बन जाए, यानी बुद्ध को कंपीट करते हैं ये, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये देवदत्त हैं जो इनके चचेरे भाई हैं। और आपने बचपन में इनके बारे में कहानी भी सुनी होगी देवदत्त के बारे में कि इन्होंने एक हंस का वध किया था। तो बुद्ध ने हंस को मारा था इन्होंने, तो बुद्ध ने उसको उठा करके उसका इलाज किया, उसके चोट को, उसके जख्म को ठीक किया। तो देवदत्त ने उस पर अपना अधिकार जताया कि भाई इसको मैंने मारा है तो ये मेरा है। और बुद्ध कहते हैं कि नहीं, इसको मैंने बचाया है तो ये मेरा है। और इसी बात को लेकर के लड़ाई होती है और जो न्याय होता है वो बुद्ध के पक्ष में होता है। बुद्ध के पक्ष में क्यों होगा? क्योंकि हमारे बचपन में ये बताया गया था हमें कि मारने वाले से जो बचाने वाला होता है वो बड़ा होता है। तो बुद्ध ने बचाया है इसलिए। तो बचपन में हमने ऐसी कहानियां सुनी है देवदत्त के बारे में, लेकिन ध्यान रखना है देवदत्त इनके चचेरे भाई थे और कंपटीटर भी थे। क्लियर है? जो आनंद है दोस्तों, अगर कभी भी आपसे पूछेगा कि बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य, तो बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन सबसे प्रिय शिष्य की बात होगी तो किसको बताएंगे? आनंद को बताएंगे। तपस्सु, तपस्सु के बारे में भी दोस्तों फैक्ट ध्यान रखना है। दो व्यक्ति हैं, एक है तपस्सु और एक है भल्लिक। तपस्सु एवं भल्लिक ये दो लोग हैं, दो शिष्य हैं जो प्रथम, एक तरीके से प्रथम शूद्र हैं, है ना। तो प्रथम शूद्र शिष्य, अगर कभी भी आपसे पूछेगा कि बुद्ध के प्रथम शूद्र शिष्य कौन थे, तो तपस्सु एवं भल्लिक। ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो शूद्र का कॉन्सेप्ट था ये वैदिक, जो ब्राह्मणवादी, जो वैदिक धर्म था उसमें था। और बुद्ध समान रूप से, यानी कि महिलाओं को, शूद्रों को, सबको वो समेट करके, सबको लेकर के चलते हैं। यानी कि संघ में नियम था कि सब बराबर हैं,
है ना। इसीलिए जो ये शूद्र हैं ये बाहर शूद्र हैं, जैसे ये बौद्ध धर्म के संघ में शामिल हो जाएंगे तो ये शूद्र नहीं रहेंगे, बल्कि इनके साथ भी बराबरी का भाव रखा जाएगा। और यही वजह है कि शूद्र और महिलाएं बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हुई थी, है ना। इसीलिए बौद्ध धर्म इस लेवल तक पहुंचा था, इस इतना आगे गया। तो ध्यान रखना है आपको कि प्रथम, अगर कभी भी आपसे पूछे बुद्ध का प्रथम शूद्र शिष्य कौन था, तो दो लोगों का नाम आता है, तपस्सु एवं भल्लिक। अच्छा, चुंद कौन थे? चुंद दोस्तों वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्ध को सूअर का मांस खिलाया था लास्ट टाइम, है ना। सूकर माद्य खिलाया था इन्होंने, सूकर माद्य पदार्थ या भोजन, है ना। तो इन्होंने सूअर का मांस बुद्ध को दे दिया था खाने के लिए, और बुद्ध ने वही खाया और वो बीमार पड़ गए थे। उन्हें अतिसार रोग से पीड़ित हो गए वो, और अतिसार रोग से इस कदर पीड़ित हुए कि फिर वो ठीक नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो गई, बुद्ध की मृत्यु हो गई, है ना। तो ये भी अगर कभी आपसे पूछे कि बुद्ध की मृत्यु क्यों हुई थी, तो अतिसार रोग से पीड़ित हुए थे। अतिसार रोग से पीड़ित क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने सूकर माद्य खा लिया था, और सूकर माद्य उनको दिया किसने था? तो चुंद ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर, यहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपने जीवन का अंतिम वर्षा काल बिताया था? अपने जीवन का दोस्तों अंतिम वर्षा काल बुद्ध ने कहां पर बिताया था, यह पूछ रहा है आपसे। तो क्या बोध गया में, क्या कुशीनगर में, क्या वैशाली में, या लुम्बिनी में? तो आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वैशाली। मुझे पता था कि आप लोगों ने कुशीनगर सोचा होगा, लेकिन ये कुशीनगर नहीं है ना। ये क्या होगा? वैशाली होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए बौद्ध धर्म में ना, बौद्ध धर्म में वर्षा काल का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि वो वर्षा काल में ही मतलब एक तरीके से अपने जो भी साल भर की जो गलतियां होती हैं उसका प्रायश्चित करते हैं। तो बौद्ध धर्म में वर्षा काल का बड़ा ही महत्व होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना हुआ है और कई बार कई एग्जामों में पूछा हुआ है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा काल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है बौद्ध धर्म में। तो वर्षा काल इन्होंने वैशाली में बिताया था, लेकिन इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो इनकी मृत्यु पूछेगा तो कुशीनगर में बताना है, लेकिन इनका अपने जीवन का अंतिम वर्षा काल पूछेगा तो वैशाली में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम वर्षा काल। अच्छा, वैशाली के बारे में मैं एक और फैक्ट बताता हूं। अगर कभी भी आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध द्वारा महिला संघ की स्थापना पहली बार कहां पे की गई थी, तो प्रथम महिला संघ, प्रथम महिला यानी बौद्ध धर्म में महिलाओं के लिए एक संघ बनाना, है ना। तो महिला संघ बौद्ध धर्म में महिला संघ बुद्ध जी ने कहां पर बनाया था? तो ये वैशाली में ही सबसे पहला बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर इन्होंने अपना अंतिम वर्षा काल भी बिताया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में मुद्रा का नाम क्या था? मुद्रा का नाम पूछ रहा है, और वो भी मौर्य काल में पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या दिनार होगा, क्या रूपक होगा, क्या पण होगा, या निष्क होगा? तो दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या होगा, आप लोग विचार करें, और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पण। क्लियर है। मौर्य काल में जो मुद्रा का नाम था वो पण था। जो रूपक है और जो दिनार है ये दोस्तों गुप्त काल के मुद्राओं के नाम हैं। गुप्त काल में मुद्राओं के नाम होते हैं दिनार और रूपक। और जो ये निष्क है दोस्तों, निष्क ये वैदिक काल में मुद्रा का नाम था, वैदिक काल में, है ना। वैदिक काल में मुद्रा का नाम क्या था? निष्क था। और ध्यान रखना है जो पुराने मुद्रा हैं बौद्ध धर्म के समय के जो मुद्रा हैं यानी लगभग 500 ईसा पूर्व, उन्हें पंचमार्क सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्का, या इन्हीं को क्या कहते हैं? आहत सिक्का। पंचमार्ग सिक्का या आहत सिक्का कहते हैं इनको, है ना। ये बड़े ही उटपटांग, बड़े ही खुरदरे से मिले हुए हैं हमें, तो उनका नाम हमने क्या रखा है? पंचमार्ग सिक्का या आहत सिक्का। ये अक्सर सामान्यतः चांदी के या तांबे के मिले हैं, मैक्सिमम चांदी के। तो चांदी के या तांबे के मिले हैं, और ये 500 ईस्वी पूर्व के आसपास की कहानी है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का, ठीक है। और यही सबसे पुराने सिक्के हैं भारत में जो मिले हुए हैं। क्लियर है। यहाँ पर जो निष्क है ये वैदिक काल का मुद्रा भले है, लेकिन ये वास्तव में मुद्रा नहीं होता था, ये आभूषण था। और आभूषण ही यानी सोने का जो एक तरीके से कह लीजिए खंड होगा, है ना, वही लेन देन के रूप में यूज होगा। तो ये ऐसा कोई मुद्रा नहीं था, लेकिन भारत का सबसे पुराना मुद्रा पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का है। और ये बड़े ही उटपटांग, बड़े ही टेढ़े मेढ़े ढंग से इनको चोट करके बनाया जाता था, है ना, इसलिए इनको पंचमार्क या आहत सिक्का कहते थे। नेक्स्ट है,
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किस यूनानी शासक के साम्राज्य का हिस्सा जीता था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों एक यूनानी शासक को पराजित किया और उसके एक एरिया को उन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो मैं ये कई बार बता चुका हूं कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी नाम का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों जो अशोक है इनके शिलालेखों में हमें नाम मिलता है देव नाम पियदसी। देव नाम पियदसी क्या मिलता है? देव नाम पियदसी, या कहीं कहीं पे प्रियदर्शी भी बोल सकते हैं। पियदसी मिला है लेकिन प्रियदर्शी, तो यही कह रहा है कि जो देव नाम पियदसी है या जो प्रियदर्शी है, यह नाम इन्होंने किसके लिए यूज किया है? क्या उन्होंने अपने पुत्र के नाम के रूप में इसमें यूज किया है? क्या उनके सेनापति का नाम था प्रियदर्शी? क्या उनके गुरु का नाम था प्रियदर्शी? या अशोक का ही उपनाम था प्रियदर्शी, इसलिए उन्होंने अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी लिखवाया है? तो आपको बताना है कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रियदर्शी नाम मिलता है वह किसके लिए उपयोग किया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा, अशोक का ही उपनाम था। कभी भी आपसे पूछा जाए कि देव नाम पियदसी किस शासक का उपनाम है, तो अशोक का ही उपनाम है देव नाम पियदसी। दोस्तों अशोक के बहुत सारे शिलालेख पूरे भारत में मिले हैं, है ना। बहुत सारे बृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, बहुत कैटेगरी है उनकी। और ध्यान रखना है कि उनमें मैक्सिमम जितने भी अभिलेख हैं, सभी अभिलेखों में अशोक का नाम देव नाम पियदसी ही मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक है मास्की, 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 ठीक है, मास्की। दूसरा है गुर्जरा, गुर्जरा। तीसरा है नेटूर, नेटूर। और चौथा है उदगोलम, उदगोलम। क्लियर है? जो मास्की है दोस्तों यह है कर्नाटक में, कर्नाटक में। जो गुर्जरा है ये है मध्य प्रदेश में। जो नेटूर है ये भी है कर्नाटक में, कर्नाटक में। और जो उदगोलम है ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ध्यान रखेंगे उदगोलम। और दोस्तों इन चार अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ध्यान रखना है। इन सभी अभिलेखों में, इन चार अभिलेखों में अशोक का नाम राजा अशोक मिलता है। बाकी जितने भी अभिलेख हैं अशोक के, जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी अभिलेख हैं, सब में अशोक का नाम क्या मिलता है? देव नाम पियदसी मिलता है ना। तो पहले तो ये अभिलेख मिला तो पता ही नहीं चला कि किस शासक का है, बाद में ये समझ में आया कि ये अशोक का ही है, अभिलेख है, और इसमें देवनाम पियदसी है। अशोक के जो अभिलेख मिले हुए हैं उनका भाषा क्या है? तो भाषा उनका है प्राकृत, ये आपको ध्यान रखना है। और लिपि कौन सी है? तो मैक्सिमम है ब्राह्मी, मैक्सिमम कौन सी है? ब्राह्मी। भारत में मैक्सिमम सब ब्राह्मी है, लेकिन खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी भी हैं। खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मिले हैं वो कौन से मिले हैं? ब्राह्मी लिपि। और भाषा पूछेगा तो भाषा हमेशा प्राकृत बताएंगे। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर करेंगे। क्वेश्चन का आंसर आप ये करेंगे कि अशोक की राजधानी का नाम क्या था। यानी अशोक जब मगध के क्षेत्र में इतने बड़े एरिया में पूरे भारत में शासन कर रहा था, तो अशोक की राजधानी क्या थी? ये क्यों मैंने पूछा? ये इसलिए पूछा दोस्तों कि ये भी ध्यान रखेंगे आप कि अशोक के लगभग हर जगह से अभिलेख मिले हैं, बड़े बड़े शहरों से, लेकिन उसके राजधानी में एक भी अभिलेख नहीं मिला है। अशोक के हर क्षेत्र में अभिलेख मिले हैं, लेकिन अशोक की राजधानी से ही एक भी अभिलेख नहीं मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कहां से अशोक का अभिलेख नहीं मिला है? तो उसकी राजधानी से ही एक भी अभिलेख नहीं मिलता है। तो आप मुझे बताएंगे कि अशोक की राजधानी का नाम क्या था। क्लियर है? कमेंट करेंगे और बताएंगे, इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रांत एवं उनकी राजधानी के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित है? अच्छा, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था थी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता, शासन तो केंद्रीकृत ही थी, है ना, प्राचीन काल में केंद्रीकृत ही होगी, लेकिन उनका जो साम्राज्य था, साम्राज्य, ये साम्राज्य को विभाजित किया गया था प्रांतों में। किसमें बांटा गया था? प्रांतों में। ये एक प्रांत हो गया, ये दूसरा प्रांत हो गया, ये तीसरा प्रांत हो गया, ऐसे चार बड़े बड़े प्रांत थे। और ये चार प्रांतों के नाम है, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, प्राची, ये चार प्रांत थे मौर्य साम्राज्य के। और इसमें चारों के कैपिटल अलग अलग थे, और हर क्षेत्र में एक राज्यपाल होता था। जैसे मैं आपको बताऊं, अशोक स्वयं, अशोक जो था वो स्वयं शासक बनने से पहले, जब बिंदुसार शासक हुआ करता था, उसका पिता, तो शासक बनने से पहले वो खुद अवंती का शासक था, उज्जैन का राज्यपाल था, वो उज्जैन का राज्यपाल था अशोक खुद। तो इसमें राज्यपाल भी होते थे ना,
मौर्य साम्राज्य में जो साम्राज्य था वो विभाजित था प्रांतों में, और प्रांतों में एक एक अधिकारी होते थे, और हर प्रांत का जो अधिकारी था राज्यपाल होता था। और आप मुझे बताएंगे कि प्रांतों की राजधानी में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग है। तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, क्या ये सही है? दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी थी, क्या ये सही है? अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन था, क्या ये सही है? प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी कन्नौज थी, क्या ये सही है, गलत है? आप मुझे बताएं। और इसमें से दोस्तों सही सुमेलित नहीं बताना है, और जो ये डी है यही सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सही सुमेलित है? जो प्राची है या जो पूर्वी प्रदेश है दोस्तों, इसकी राजधानी कन्नौज नहीं था, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और बाकी सारे ही सही हैं। जो उत्तरापद था उसकी राजधानी तक्षशिला, जो दक्षिणापथ है उसकी राजधानी सुवर्णगिरी, जो अवंती राष्ट्र था उसकी राजधानी उज्जैन, और जो प्राची या पूर्वी प्रदेश था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। और ये आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, और हम बिना पढ़े स्किप कर देते हैं कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रांतों के नाम हैं मौर्य साम्राज्य में और उनकी राजधानियों के नाम हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, गुप्त काल में कविराज, कविराज, कविराज की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कविराज गुप्त काल में किसे कहते हैं? क्या समुद्रगुप्त को कहते हैं, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं, क्या कालिदास को कहते हैं, या बराह मिहिर को कहते हैं? तो दोस्तों जो कविराज हैं वो कविराज किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को ही कविराज कहते हैं। ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त को ही क्या कहते हैं? कविराज कहते हैं। और अगर कभी भी आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन भी किसे कहते हैं? ये भी समुद्रगुप्त को कहते हैं। अच्छा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त ही होगा, यह सबसे पहले किसने कहा था? देखिए जो नेपोलियन है वह फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के समय लगभग उसके थोड़ा सा बाद, जो यूरोप है, यूरोप में जो फ्रांस है वहाँ का शासक बना था नेपोलियन, और उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, वो पराजित नहीं हुआ था। हाँ, 1815 में वो पराजित हुआ वाटरलू के युद्ध में, है ना, और फिर उसका पतन हो गया, उसका अंत हो गया फ्रांस की क्रांति के बाद। और मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि ऐसे ही भारत में, भारत का जो नेपोलियन है, क्योंकि समुद्रगुप्त को भी ऐसा प्राचीन काल में, इसका एक अभिलेख है जिसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसके दरबारी कवि हरिशेन ने उसको गढ़वाया था, लिखवाया था। क्या? प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त के दरबारी हरिशेन थे उसने उसको स्थापित करवाया, और उसमें उसने लिखवाया कि ये जो समुद्रगुप्त है यह 12 युद्ध उत्तर की ओर और 12 युद्ध दक्षिण, कहीं पे 9 भी लिखा है, तो 9 या 12 अलग अलग सोर्स अलग अलग मिलता है कि इसने इतने सारे युद्ध लड़े और ये कभी भी पराजित नहीं हुआ। और पराजित नहीं हुआ दोस्तों, इसीलिए जब इसका अभिलेख अंग्रेजों ने पढ़ा, अंग्रेजों के समय में जब इसका अभिलेख अंग्रेजों ने पढ़ा, तो एक अंग्रेज इतिहासकार था जिसका नाम था विसेंट स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ बोलते हैं, विसेंट, अरे भाई क्या लिख रहा हूं मैं, विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ, क्लियर है? जो विसेंट, इसका पूरा नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ, है ना, विसेंट आर्थर स्मिथ, या कहीं कहीं पे वी ए स्मिथ लिखा होता है कि विसेंट, इसका पूरा नाम विसेंट आर्थर स्मिथ है। तो इसने ही दोस्तों पहली बार ये कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है ये तो हर किसी को पता है, लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है ये पहली बार किसने कहा था, यानी पहली बार ये किसने कहा था? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और समुद्रगुप्त की ही उपाधि कविराज की उपाधि है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनका जो उपनाम है दोस्तों, ये उपनाम इनका दो है। एक तो अगर कभी अभी आपसे पूछे सकरी किसे बोलते हैं, सकरी, तो सकरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही बोलते हैं, और दूसरा इनका नाम है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो इनका नाम विक्रमादित्य है या सकरी है, ये भी ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। कालिदास आपको पता है भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुप्त काल में ब्रह्मगुप्त ने, गुप्त काल के ही एक राइटर थे, ब्रह्मगुप्त विद्वान थे, ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ में गणित और खगोल शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया है? दोस्तों ब्रह्मगुप्त की एक किताब है, गुप्त काल के ही एक महान विद्वान थे खगोल शास्त्र के और गणित के, तो इनकी किताब का नाम पूछ रहा है, क्या आर्यभट्टीय है, क्या ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत है, क्या सूर्य सिद्धांत है, या बृहद संहिता है? तो आप बताएं दोस्तों, जो ब्रह्मगुप्त हैं इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सा है? ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत है, ये आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आर्यभट्टीय है ना, इसकी रचना किया है आर्यभट्ट ने,
इसकी रचना किसने किया है? ये किसकी रचना है? आर्यभट्ट की रचना है। ठीक है। जो सूर्य सिद्धांत है, अच्छा सूर्य सिद्धांत भी है और बृहत संहिता भी है, ये दोनों रचना सूर्य सिद्धांत भी और बृहत संहिता ये दोनों ही दोस्तों बराह मिहिर की है। किसकी है? बराह मिहिर की है, बराह मिहिर की। इनकी पंच सिद्धांतिका भी है, एक किताब है पंच सिद्धांतिका, तो पंच सिद्धांतिका भी इनकी एक किताब है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो चाहे सूर्य सिद्धांत पूछे, चाहे बृहत संहिता पूछे, चाहे पंच सिद्धांतिका पूछे, आपको बताना किसको है? बराह मिहिर को। तो ये बराह मिहिर की 3 किताबें हैं। ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत ये ब्रह्मगुप्त का है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का है। क्लियर है? नेक्स्ट, प्राचीन काल में किस अभिलेख से प्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? दोस्तों प्राचीन काल में हमें हमारे पूरे भारत में जो पहला सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, पहली बार कोई महिला सती हो गई अपने पति के चिता के साथ, तो भारत में ऐसा पहला साक्ष्य कौन सा मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? क्या भीतरी स्तंभ लेख में, एहोल अभिलेख में, एरड़ अभिलेख में या गिरनार अभिलेख में? तो इसका सही जवाब दें आप। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एरड़ अभिलेख में। क्लियर है? एरड़ अभिलेख है कहाँ पे? तो एरड़ अभिलेख है मध्य प्रदेश में। एरड़ अभिलेख कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एरड़ अभिलेख किसका है? तो ये गुप्त वंश का एक शासक था भानुगुप्त, गुप्त वंश का शासक है भानुगुप्त। तो ये भानुगुप्त का है, गुप्त वंश का शासक भानुगुप्त है, उसी का एरड़ अभिलेख है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा भीतरी स्तंभ लेख किसका है? भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों है स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का है, और स्कंदगुप्त का है। और ये कहाँ पे है? तो ये गाजीपुर में है। कहाँ पे है? ये गाजीपुर में है। और इसमें क्या मिलता है? तो इसमें हुड़ों के आक्रमण की कहानी मिलती है, हुड़ों के आक्रमण की कहानी। ये जो एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख ये किसका है? तो ये एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था, पुलकेशिन द्वितीय। और ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो पुलकेशिन द्वितीय, इसमें क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के मध्य और हर्षवर्धन के मध्य। तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था, ये ध्यान रखना है। एहोल अभिलेख में हमें ऐसा मिलता है। और गिरनार अभिलेख दोस्तों ये तो गुजरात में है, रुद्रदामन का है, गुजरात में है, रुद्रदामन का है। रुद्रदामन जो शक वंश का शासक था, रुद्रदामन, रुद्रदामन का है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये अभिलेख है, लोकेशन पूछता है या शासक पूछता है। लोकेशन है इसका गुजरात और शासक है इसका रुद्रदामन जो शक वंश का था। कभी भी आपसे पूछे भारत में पहला पूर्णतः संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है संस्कृत में, तो हमेशा गिरनार अभिलेख बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की रचना नहीं है? कालिदास की रचना आपसे कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। क्या ऋतु सिन्हार है, क्या विक्रमोर्वशीयम है, क्या देवी चंद्रगुप्तम है, या मालविका अग्निमित्रम है? तो दोस्तों आप विचार करें इस पर कि कौन सी रचना एक कालिदास की नहीं है, और आप लोग पहचान गए होंगे कि जो देवी चंद्रगुप्तम है ये कालिदास की नहीं है। फिर किसकी है? तो ये दोस्तों है विशाख दत्त की। किसकी है? विशाख दत्त की है। विशाख दत्त, विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। और विशाख दत्त की ही एक और रचना है जो मुद्रा राक्षस के नाम से हम जानते हैं। तो 2 रचना इनकी फेमस है, एक मुद्रा राक्षस, एक देवी चंद्रगुप्तम। बाकी सारी की सारी कालिदास की है। और कालिदास किसके दरबारी थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये दरबारी थे। गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो उनके दरबारी थे। क्लियर है? और इनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय में पूछ रहा है कि किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। और कहां पर वर्णन किया है? तो एक रचना थी उसकी सीयू की। कौन सी रचना है? सीयू की। क्लियर है? तो ये कौन सा था यात्री? क्या फायान था, क्या वेनसांग था, क्या इत्सिंग था, या मार्को पोलो था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वेनसांग। क्लियर है? वेनसांग ही दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और कब आया था? तो ये आया था 630 ईस्वी में आता है, 630 ईस्वी में आया था। और 645 ईस्वी तक यहाँ पे होता है 15 वर्ष तक। ठीक है। 630 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक दोस्तों ये वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। जो फायान है, फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ये जो फायान था वो आया हुआ था। इत्सिंग दोस्तों, इत्सिंग कब आया था? तो ये पाल वंश जो था, पाल वंश के समय में बंगाल में शासन था पाल वंश का, उस टाइम आया था। और मार्को पोलो आता है बहुत बाद में, तो ये आपको ध्यान रखना है, 12वीं 13वीं सदी के आसपास आता है। नेक्स्ट है,
ठीक है, नेक्स्ट है, कुषाण शासक कनिष्क ने निम्न में से किसको संरक्षण दिया? तो कुषाण वंश का जो शासक था दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का जो स्थापना किया था वो कुजुल कड़फिसस ने किया था, लेकिन सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान शासक था कनिष्क। और कनिष्क ने किसको संरक्षण दिया? प्रसिद्ध रेशम मार्ग के लिए जाना जाता है, बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, या गांधार कला शैली के लिए जाना जाता है, या उपर्युक्त सभी है? तो दोस्तों इसका जवाब दें आप लोग कि कनिष्क के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या जानकारी मिलती है? ये जितने भी सारे के सारे हैं सबको ही कनिष्क ने प्रमोट किया था। जैसे जो रेशम मार्ग है दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्र से चीन से होकर के, जो पामीर का पठार है उस क्षेत्र से होकर के, और वो सीधे जाता था वहां यूरोप तक, यूनान तक जाता था। तो इस रेशम मार्ग का निर्माण किसने किया था? तो ये भी कनिष्क ने किया था। बौद्ध धर्म का आपको पता होगा, बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति थी वह कनिष्क के ही समय में आयोजित हुई थी। और ये भी आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, कमेंट करेंगे, जरूर कमेंट करेंगे कि चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन करता था, यानी कि जो अध्यक्षता थे, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा? ये भी आप बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों गांधार शैली, गांधार शैली क्या है? तो ये यूनानी, जो यूनानी है, यूनानी कला और प्लस भारतीय कला, यूनानी कला और भारतीय कला का जो मिक्स रूप है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं गांधार शैली। और कनिष्क के समय में ये बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण किसने किया? भरहुत स्तूप दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, और भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण, यहाँ पे निर्माण नहीं पूछा हुआ है, ये भी मैं बताऊं आपको, पुनर्निर्माण पूछा हुआ है। तो निर्माण अलग है, पुनर्निर्माण अलग है। अगर निर्माण होता तो निर्माण करवाएगा अशोक। निर्माण कौन करवाएगा? अशोक। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप दोनों मध्य प्रदेश में है, और दोनों का निर्माण कौन करवाया था? अशोक। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो क्या पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था, या हर्षवर्धन ने करवाया था? और दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग। जी हाँ, वही पुष्यमित्र शुंग जो कट्टर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए जाना जाता है, और इसके ऊपर आरोप होता है इस शासक के ऊपर कि इसने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों का अंत किया था, समाप्त किया था, नष्ट किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में नाट्य शास्त्र, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये किताब। एग्जाम में अनगिनत बार ये पूछा गया है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, ये आपको याद होना चाहिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट को याद भी होगा इसमें से कि क्या भरत मुनि है, पाणिनि है, चाणक्य है, या कालिदास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भरत मुनि। भरत मुनि की ही रचना है नाट्य शास्त्र। क्लियर है? जो पाणिनि है दोस्तों, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। चाणक्य की दोस्तों अर्थशास्त्र है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है, मतलब मिसमैच है। क्या सोहगौरा अभिलेख गोरखपुर में चंद्रगुप्त मौर्य का है? क्या भितरी अभिलेख गाजीपुर में है, स्कंदगुप्त का है? क्या हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है, राजा खारवेल का है? क्या कालसी अभिलेख देहरादून रुद्रदामन का है? और इसमें से आपको बताना है मिसमैच, यानी 3 तो होंगे सही और 1 होगा गलत, और जो गलत होगा वही आपको पहचानना है, वही आपको इसको सही से सेलेक्ट करना है कि कौन सा एक मिसमैच है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, जो डी है ये कालसी अभिलेख जो देहरादून में है, ये रुद्रदामन का नहीं है, बल्कि किसका है? यह जो कालसी अभिलेख है दोस्तों, यह अशोक का है, और ब्राह्मी लिपि में है किसका? अशोक का है, देहरादून में है, तो ये अशोक का है, ये ध्यान रखेंगे। और जो रुद्रदामन का है वो मैंने अभी बताया था आपको, गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख है। क्लियर है? गिरनार अभिलेख जो गुजरात में है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में महाभारत के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों यहां से मैं ये क्वेश्चन आपसे और एक्स्ट्रा पूछूंगा, और आपको ये भी जवाब देना है। आज मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग जवाब भी खुशी खुशी देंगे, क्योंकि आपके जवाब को पढ़ करके हमें भी थोड़ा आनंद मिलता है, थोड़ी खुशी मिलती है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। प्राचीन भारत में जो महाभारत है, तो महाभारत के जो रचयिता हैं ये कौन थे? तो एक तो ये हो गया, इनमें से आपको आंसर करना है, लेकिन ये है थोड़ा इजी क्वेश्चन। आपको तो एक जवाब और देना है कि महाभारत को एक
एक अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, यानी महाभारत की जो किताब है उसको एक अन्य किस नाम से जानते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके ही जरूर बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास तक के लिए रहेगा नमस्कार हमारा, और आप लोग मुझे इजाज़त दें, अब क्लास को हम खत्म करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।